मैं मुजफ्फरनगर में था, जिस मुजफ्फरनगर को मैं हिंदू मुसलमान में भेद कर नफ़रत की दीवार खड़ा करने की कोशिश की, उस मुजफ्फरनगर में अब एक किसान रैली की तैयारी चल रही है जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों मिलके लगे हुए हैं। राजस्थान में मैं देख रहा था जातिवाद की जिस तरह की दीवार खड़ी करने की कोशिश की गई थी। अ अ, 2 मीणा और गुर्जर समाज के अंदर। उस दीवार को तोड़ते हुए लोग एक साथ इकट्ठे खड़े हो रहे हैं। तो इस किसान आंदोलन ने पहली बार 70 वर्ष में जितनी बड़ी किसान एकता इस बार बनी है, वैसी कम से कम मेरी नज़र में तो अद्वितीय है। तो वैसी मैंने कभी देखी नहीं, उसके बराबर कहीं देखा। तो दूसरी ये उपलब्धि है। और तीसरा, इसने किसान को उसकी शक्ति का एहसास करवाया है। किसान को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। कम से कम हर राजनेता को एक बात समझ आ गई है और वो ये कि भाई आगे से किसान से पंगा नहीं लेना। ये कोई छोटी बात नहीं है। नेताओं को ये समझ आना कि किसान से छेड़खानी करना महँगा सौदा हो सकता है। ये बहुत दिन बाद ये बात स्थापित हो पाई। जो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि किसान ने इस तरह की एक एकता हासिल की है। मैं नहीं कहता कि अभी पूरे देश में फैल गई है, लेकिन पिछले 70 साल में इस तरह की एकता मैंने कम से कम देखी नहीं है, देश में किसान की। जहाँ सड़क पे एक नहीं है, वहाँ कम से कम मन से एक है। जो किसान खुल के सड़क पे आके समर्थन नहीं कर रहा, वो घर में बैठा हुआ ये महसूस ज़रूर कर रहा है कि हाँ, हाँ, बात तो ठीक कह रहे हैं, देखो बेचारे 9 महीने से बैठे हैं, कोई इनकी सुन नहीं रहा है। ये बात कम से कम आ गई। तीसरी बात जो मैं कह रहा था कि किसान की ताकत, किसान को एक जो ताकत मिली है, ये ताकत नई चीज़ है क्योंकि किसान खुद अपनी शक्ति के बारे में परिचित नहीं रहता। इस लिहाज से मैं कई बार तुलना हनुमान जी से करता हूँ। हनुमान जी के पास शक्ति इतनी असीम है और हनुमान जी को खुद नहीं पता कि उनकी ताकत कितनी है। इस किसान आंदोलन ने किसान को उसकी ताकत का एहसास करवाया है और देश में एक ऐसी बड़ी शक्ति का निर्माण किया है, जो केवल किसान के हित में नहीं, एक बड़े राष्ट्रीय परिवर्तन का एक औजार, एक बड़ी ताकत, एक शक्ति जिसकी इस देश को ज़रूरत है, उसका निर्माण किया है। उसके बारे में कुछ कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। वो शक्ति किस काम के लिए ज़रूरी है? एक सहज सरल तरीके से हम सोचें तो होगा देखिए किसानों ने शक्ति बनाई है जिससे किसान खुद अपना भला करेंगे और वो स्वाभाविक है, ऐसा होना भी चाहिए। किसानों की ताकत से अगर किसानों का अपना भला हो जाए, किसान आंदोलन खुद अपने उद्देश्यों को हासिल कर ले, अपनी माँग को हासिल कर ले तो कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो किसान आंदोलन की ताकत बनी है, ये केवल यहाँ तक सीमित नहीं है। इतिहास में हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा वर्ग होता है जिस वर्ग का अपना हित उस समय इतिहास के बड़े हित के साथ इतिहास के चक्र के साथ जुड़ जाता है। ये बात कार्ल मार्क्स की अवधारणा थी ऐसी कुछ, हालांकि सिर्फ मार्क्स की नहीं थी, उनसे पहले हेगल की भी थी अवधारणा। ये अवधारणा की कार्ल मार्क्स ने, जो कि 19वीं सदी में प्रोलेटेरिएट के लिए कहा था, सर्वहारा वर्ग के लिए कहा था कि सर्वहारा वर्ग का हित इतिहास के चक्र के आगे बढ़ने के साथ जुड़ा है। वो बात यूरोप के लिए सही थी या नहीं थी, उस पे मैं यहाँ बहस नहीं करूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी बात आज के भारत में किसान के बारे में कही जा सकती है, क्योंकि किसान एक ऐसा वर्ग है, जिसका अपना व्यक्तिगत हित जुड़ा है इस देश में लोकतंत्र को बचाने से। क्योंकि बाकी कई वर्गों को, सबको तो नहीं लेकिन काफ़ी वर्गों को बिना पॉलिटिक्स के, बिना लोकतांत्रिक राजनीति के काफ़ी कुछ हासिल हो सकता है। किसान और मज़दूर सिर्फ़ ये वर्ग हैं जिन्हें जो कुछ भी मिलेगा, सड़क की राजनीति से करे मिलेगा, और यहाँ मज़दूर से मेरा आशय ऑर्गेनाइज़ सेक्टर के मज़दूर से नहीं है, अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर के मज़दूर से है। ये वो वर्ग है जिनको जो कुछ हासिल होगा, सड़क की राजनीति से होगा, इसलिए लोकतंत्र को बचाए रखने में उनका अपना हित है। दूसरा, ये वर्ग हैं जो कि देश के सांप्रदायिक जो विभाजन है, उस सांप्रदायिक विभाजन को रोकना इस वर्ग का अपना हित है, क्योंकि अगर हिंदू मुसलमान होगा, तो फिर जवान और किसान नहीं।
और हिंदू मुसलमान की राजनीति का मुकाबला करने का एक ही तरीका है कि जवान और किसान की राजनीति इस देश में की जाए। तो किसान राजनीति का अपना हित, अपना स्वार्थ यदि आप कहें, वो इसमें है कि देश को हिंदू मुसलमान में या जातियों में बांटने की कोशिश सफल ना हो सके। इस लिहाज से किसान का हित इस देश की एकता से जुड़ा है। और तीसरा, किसान का हित इस देश की एक नई आर्थिक संकल्पना के साथ जुड़ा है, एक ऑल्टरनेटिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के साथ जुड़ा है, क्योंकि ये जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, ये तो किसान को कूड़ेदान में डालेगा। ये किसान के साथ न्याय कभी कर नहीं सकता, क्योंकि इस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से तो जैसा मैंने कहा, देश में जरूरत से ज्यादा लोग किसानी में फंसे हुए हैं, इनको किसानी से बाहर निकालने की जरूरत है। और देश का कल्याण तभी होगा अगर लोग किसानी छोड़ छोड़ के शहरों में जाएं, वहां मजदूरी करें। ये मॉडल कहता है। इस मॉडल को चुनौती देकर एक दूसरा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, जो खेती, किसानी और गांव को देश के विकास के केंद्र में रखता है, वो मॉडल बनाना किसान की मजबूरी है, किसान का स्वार्थ है, किसान का हित है। इस लिहाज से मैं कहना चाहता हूं कि किसान इस देश का एक बड़ा तबका है, एक वैसा वर्ग है जिस वर्ग का हित इस देश के बचाने, इस देश को बचाने के लिए, इस देश का जो डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी और डेवलपमेंट, जो तीन स्तंभ हैं इस देश के, इन तीनों को बचाने से जुड़ा है किसान का हित। मैं नहीं कहूंगा कि ये एकमात्र वर्ग है जिसका ऐसा हित है, जिसका ऐसा जुड़ा है हित। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स का भी इन तीनों चीजों से हित जुड़ा हुआ है। लेकिन एक बात अलग है, किसान के पास वो ताकत है इसे बचाने की, जो कि दुर्भाग्यवश इस देश के अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर के पास नहीं। जिस दिन हो जाएगी उस दिन हम जरूर इसको सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन आज की तारीख में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर के पास वो सांगठनिक शक्ति नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है कि वो कर सके। उस लिहाज से किसान आज एकमात्र ऐसा वर्ग है जिसका हित इस देश के भविष्य से, इस देश को बचाने से जुड़ा है। और किसान एकमात्र ऐसा वर्ग है जिसमें सामर्थ्य है इसे बचाने की। इसलिए ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसे केवल 3 कानूनों को खत्म करवाने का जो इकोनॉमिस्ट आंदोलन है, इकोनॉमिज्म शब्द लेनिन इस्तेमाल किया करते थे किसी भी वर्ग के अपना जो आर्थिक हितों का जो लड़ाई होता है उसके लिए, ये केवल इकोनॉमिज्म नहीं है, ये केवल अपने वर्ग के आर्थिक हितों को साधने का आंदोलन नहीं है, हालांकि पहली नजर में ऐसा दिखाई दे सकता है। ये आंदोलन इस समय देश बचाने का आंदोलन है, देश की एकता बचाने का आंदोलन है, लोकतंत्र बचाने का आंदोलन है। और आप देख रहे होंगे धीरे धीरे इस आंदोलन की भाषा बदल रही है। इस आंदोलन ने 26 जून के दिन लोकतंत्र बचाने का दिवस मनाया। इस आंदोलन ने सांप्रदायिक एकता की मिसाल बार बार कायम की। पहली बार किसान आंदोलन में डॉक्टर अंबेडकर को, दलित सवालों को प्रमुखता दी गई। पहली बार एक किसान आंदोलन में महिला किसान को याद किया गया, महिला किसान को फ्रंट पे लाया गया, उसके बारे में ज्यादा चर्चा हुई। तो ये आंदोलन अपना स्वरूप बदलते बदलते अब इस देश को बचाने का आंदोलन बन रहा है। और इसलिए इस आंदोलन से अब देश के तमाम ऐसे वर्ग, ऐसे शक्तियां जुड़ रही हैं जो देश बचाने वाली शक्ति है। क्योंकि अंततः, हालांकि मैं किसान आंदोलन में हूं और एक सामान्यतः किसान संगठन की दृष्टि से मैं इन सब चीजों को देख सकता हूं, लेकिन सच बात है कि मेरे लिए आज सबसे बड़ा सवाल ये देश बचाने का है, जो मैं बार बार कहता हूं कि ये इस वक्त हमारे रिपब्लिक को रिक्लेम करना हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। ये जो भारत का गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को बना था, उस गणतंत्र को तो लगभग खत्म कर दिया गया है, उस इमारत की एक एक ईंट खिसका दी गई। किसी तरह से उस गणतंत्र को रिक्लेम करना, उस जमीन को रिक्लेम करना और उसकी जगह वो गणतंत्र खड़ा करना जो बाबा साहेब अम्बेडकर के सपने में था, वो हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है। आज किसान की लड़ाई उस बड़ी लड़ाई से जुड़ चुकी है। और इसलिए इस देश के तमाम जो वर्ग हैं, अ, चाहे महिला आंदोलन से जुड़े हों, चाहे दलित आंदोलन से जुड़े हों, आदिवासी आंदोलन से जुड़े हों, छात्र युवा आंदोलन से जुड़े हों, बेरोजगारी के सवाल से या मानवाधिकारों के सवाल से, वो सब आंदोलन इस किसान आंदोलन से जुड़े
और जुड़कर वो शक्ति पैदा करें जो कि देश को बदलने की शक्ति है। ये मेरा आह्वान होगा, ये मेरा अनुरोध होगा। और इस अनुरोध के साथ साथ अंत में, जैसे मैंने कहा, शुरुआत भी विज्ञापन से होनी चाहिए और अंत भी विज्ञापन से। तो अंत में मैं आप सबको अनुरोध करूंगा कि परसों या 5 तारीख को, इस इतवार को 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में जो रैली हो रही है, ये रैली किसी एक संगठन की किसान महापंचायत नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकारी और दरबारी लोगों की जो चुनौती है उसको स्वीकार करते हुए कहा है। आप कहते हैं किसान आंदोलन ढीला पड़ गया, आप कहते हैं किसान आंदोलन का समर्थन घट गया, तो आइए देख लेते हैं 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में आप सब भी आइए। इसके बारे में खबर, इसके बारे में सूचना सब तक फैलाइए, और वो रैली कैसी होती है उसके बारे में सारा देश और दुनिया देखे। और हम जितने भी ऐसी शक्तियां इस देश में हैं जो कि लोकतंत्र बचाने की शक्तियां हैं, वो सब अपने हाथ कंधे से कंधा मिला के इस प्रयास का समर्थन करें। ये मेरी आशा है, कामना है, अनुरोध है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र सर। आपकी बातें सुनकर निश्चित रूप से मुझे जावेद अख्तर साहब की लिखी हुई कुछ लाइनें याद आ रही हैं कि हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं, हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में कैद खानों में नहीं रहती, लहरें रोकी जाती हैं तो दरिया कितना भी हो पुरसुकून बेताब होता है, और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। तो निश्चित रूप से ये सैलाब है जो कि किसान आंदोलन के रूप में हम लोग देख रहे हैं। मैं डॉक्टर दर्शन पाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात को रखें इस विषय पर। डॉक्टर दर्शन पाल जी। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है आंदोलन के बारे में बात रखने का, नंबर 1। और दूसरा, मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं उस तरह की हिंदी नहीं बोल सकता जिस तरह की आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि मैं हिंदी भाषी एरिया से नहीं आता। कोशिश करूंगा कि फिर भी मैं पूरा ढंग से बोलने की कोशिश करूं। अगर कोई चीज मेरे से ऐसा बोली जाए तो क्षमा चाहता हूँ पहले। देखिए, मैं आंदोलन के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जरूर बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इस आंदोलन की एक विशेषता ये है कि इस आंदोलन को चलाने वाले, शुरू करने वाले, या आज जो हम उस आंदोलन में शिरकत कर रही लीडरशिप है संयुक्त किसान मोर्चा की, उसको बिल्कुल भी ऐसा कभी ख्वाब में भी नहीं आया था कि कोरोना लॉकडाउन के पीरियड में हम एक ऐसा आंदोलन लड़ने जा रहे हैं जो आंदोलन अपने आप में, जिसको आज बहुत लोग लिखते भी हैं, बोलते भी हैं कि एक ऐतिहासिक आंदोलन हो जाए। हमने जैसे ही कोरोना लॉकडाउन में 3 ऑर्डिनेंस आए, तो उन 3 ऑर्डिनेंसेस को लेकर जैसे ही हमने अपना प्रचार, प्रोपेगेंडा शुरू किया, उनके बारे में पढ़ना शुरू किया, विश्लेषण करना शुरू किया, तो हमें लगता था कि हम बस इसको न्यूज़पेपर में, मीडिया में, या कहीं कहीं बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स में इसका विरोध कर पाएंगे। और ये सच बात भी हुआ भी ऐसा कि हम लोगों ने तय किया कि बीजेपी के इलेक्टेड एमएलए, एमपीज का विरोध किया जाए, उनको ब्लैक फ्लैग्स दिखाए जाए। लेकिन साथ ही ये भी आता था कि ये नहीं, हम तो बहुत 4 लोग, 5 लोग दूरी रखते हुए कुछ ऐसा कर सकते हैं। और पूरे देश में जितना कोरोना का उस समय प्रभाव था, उसमें सचमुच में ही हमारा जो आंदोलन शुरू करने का जो दौर था, वो दौर मतलब आज से 1 साल पहले की बात है। उस दौर में जून 2020 की बात है ये,
जून 2020 में हमने देखा कि या उस समय हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम करते, फिर उसको अपने सोशल मीडिया में रिपोर्ट्स को इकट्ठा करते और उसको फिर हम मीडिया के जरिए अपनी चीजों को थोड़ा लोगों को बताने की कोशिश करते। लेकिन मेरा जहां तक एक्सपीरियंस रहा पर्टिकुलरली पंजाब में, उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ कि पंजाब में जैसे ही ये 3 कानूनों का 3 ऑर्डिनेंस आए, उसी समय हमारा एक बड़ा एक एक्टिविटी शुरू होने जा रहा था। दैट वाज द हार्वेस्टिंग ऑफ व्हीट सीजन। जून सॉरी पैडी सोइंग का सीजन था, हार्वेस्टिंग उससे पहले हो चुका था। और उसी समय ये काम का इतना जोर होने के बावजूद भी किसान संगठनों ने पंजाब सरकार, केंद्र सरकार को लिखना शुरू किया। और इसमें मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको, इम्पोर्टेंट फैक्टर बताना चाहता हूँ कि पंजाब के संगठनों में केवल और केवल 10 संगठन जो ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर थे, शुरू में केवल 10 संगठनों ने ये संघर्ष को शुरू किया। और इस संघर्ष को इस तरह का रिस्पॉन्स मिला लोगों से, किसानों से, कि ये जुलाई अगस्त आते आते इस आंदोलन को एक बड़ा रिस्पॉन्स, जो फाइनली 25 सितंबर को एक बड़े पंजाब बंद और उसको ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी इसको भारत बंद का ऐलान करती है। लेकिन मेनली जो बंद है पंजाब में काफी कामयाब हो जाता है। तो इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट बात है जिसको मैं एक सीरीज में बोलना चाहता हूँ कि पंजाब के संगठनों का आपस में यूनिटी हुआ। और ये 10 के बाद 25, 26, 27, 30 और फाइनली 32 हो गया। इसके साथ ही ऑल इंडिया में भी एक ऐसा जंक्चर बना कि उस जंक्चर में गुरुद्वारा रकाबगंज में ये जो संगठन थे, ये इनकी गिनती मिलकर 100 में चली गई। और 100 में जाते ही ये तय हो गया कि दिल्ली हमको 2 दिन के लिए जाना। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बेसिकली जो डिटरमिन किया इस आंदोलन को बड़ा आंदोलन बनने के लिए और खास करके फिर दिल्ली में आके दिल्ली बैठ जाने के लिए, ये आंदोलनकारी संगठनों का आपस में मतभेद दूर करके एक साथ आना, इकट्ठे होना। वो चाहे पहले AIKSCC में था, बाद में AIKSCC दूसरे संगठन मिलके इकट्ठा हुए, या फिर राष्ट्रीय किसान महासंघ AIKSCC और टिकैत जी का संगठन, उनकी फेडरेशन वाले 100 ऑफ फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठे हुए, जिसने अपना भूमिका निभाई कि किसानों की यूनिटी बन गई, जिसको ऑब्जेक्टिवली मुझे ये लगता है कि इस चीज का जरूरत भी था। जरूरत था क्योंकि फार्मर्स जो है ये लंबे समय से, जब से यहाँ सुइसाइड शुरू हुए थे देश में, सुइसाइड्स होने के बाद किसान संगठनों में कर्जे का मुद्दा, सुइसाइड का मसला और कर्ज के साथ जोड़ के मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मुद्दा जो था, ये मुद्दे और किसान के दूसरे जो इशू थे, इंश्योरेंस, फसलों की इंश्योरेंस या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के मुद्दे, उसको लेकर किसान संगठनों में काफी चर्चा हो रही थी। और जरूरत थी कि देश के डिफरेंट लैंग्वेजेस वाले, डिफरेंट रीजन्स के किसान, डिफरेंट रिलीजियंस के किसान, कास्ट के किसान, वो किसी तरह एक साथ आए ताकि उनके बेसिक मुद्दे जो है उनको एड्रेस करने में एक सुविधा हो सके। 3 कानून आने से एक वो ऑब्जेक्टिव सिचुएशन बन गई और उसको पंजाब के किसानों ने
AIKSCC के माध्यम से जो शुरू किया आंदोलन, उस आंदोलन ने धीरे धीरे वो किसानों की एकजुटता जो है, जिसकी जरूरत थी, जो डाइवर्सिटी के चलते हुए संभव नहीं हो रही थी। कभी टकैत साहब लीडर बनते हैं, कभी साउथ के नजुम्ना स्वामी जी बनते हैं, कभी शब्द जोशी जी महाराष्ट्र के बनते हैं, लेकिन संगठनों की यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो थी वो होनी एक नामुमकिन थी, लग भी रही थी। लेकिन इस सिचुएशन में जिस तरह से ये घटना घटी, जिस तरह से किसान आंदोलन में लोग आए, तो मुझे लगता है योगेंद्र जी ने जैसे बात कही है कि किसानों की उस जमात, जिस जमात को जरूरत थी ऑब्जेक्टिवली, उनकी ऑब्जेक्टिव सिचुएशन थी ऐसी जिसमें वो सुइसाइड कर, क्योंकि नहीं लगता मुझे कि इस देश में कोई भी वर्ग, कोई भी सेक्शन इस पैमाने पर सुइसाइड कर रहा है या कर रहा था। केवल और केवल किसानों में सुइसाइड हो रहे थे। इस चीज को जो ये जो लक्षण है, ये लक्षण के नीचे दबा हुआ या इसके अंडरलाइन अग्रेरियन क्राइसिस जो है, ये अग्रेरियन क्राइसिस पंजाब में भी था, तेलंगाना में भी था, है, और महाराष्ट्र में भी था और है, सब जगह था, सब जगह सुइसाइड हो रहे थे। तो 3 ऑर्डिनेंसेस ने हमें एक मौका दिया इकट्ठे होने का। तो मैं इस चीज को स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि ये जो 3 कानून के साथ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, छोटा संगठन हो, बड़ा संगठन हो, सब एक जैसे हैं, वो यूपी का हो, कर्नाटक का हो, पंजाब का हो, हमारे इश्यूज एक साथ जैसे हैं, हम किसान हैं, हम किसान एक हैं, ये भावना जो है इस आंदोलन में शुरू से एक हद तक शुरू हुई और वो आते आते आज 9 महीने के बाद ये काफी प्रबल हो गई, काफी अच्छी तरह से एस्टेब्लिश हो गई। और धीरे धीरे जब दिल्ली आने का प्रोग्राम, और दिल्ली आने में भी मैं एक बात थोड़ी रखना चाहता हूँ कि जैसे ही दिल्ली आने का बल्कि ऐलान किया, तो ये बात सच है कि मैंने जैसे पहले ही बोला कि हमने सपने में भी नहीं देखा था कि दिल्ली पहुंचेंगे, हमने सपने में भी नहीं देखा था कि दिल्ली आके इतनी देर बैठेंगे। लेकिन पंजाब और देश के माहौल में, पंजाब में पर्टिकुलरली जिस तरह का सिचुएशन आंदोलन, उसमें पंजाब में एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, सिख और हिंदू, सभी जातियों के लोग, सभी हर तरह के जो लोग थे, एक हर घर के जो लोग थे, वो इस आंदोलन के साथ जुड़ गए। और आंदोलन में यूथ और जिस तरह से पूरा पंजाबी भाईचारा एकजुट हो गया, और इसमें धार्मिक संस्थाएं, संप्रदाय, इंटेलेक्चुअल्स, कल्चरल एक्टिविस्ट, सब लोग जैसे जुड़ गए, तो पंजाब के किसानों को एक मौका मिला कि उन्हें दिल्ली आने का जो न्योता दिया गया था एक संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, उस न्योता को उन्होंने इम्प्लीमेंट करने के लिए हर संभव यत्न किया। और ये पूरा मानसिक रूप में तय कर लिया उन्होंने कि हम दिल्ली के रास्ते में नहीं रुकेंगे, दिल्ली जाएंगे। एक मिनट मुझे थोड़ा प्लीज। हम लोग दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाने के लिए जिस तरह से लोगों ने तैयारी की, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि लोगों ने अपने ट्रैक्टर्स को घरों की तरह तैयार कर लिया, लोगों ने सर्दी की पूरी तैयारी कर ली,
कॉलोनीज को अपने ट्रैक्टर के पीछे घर की तरह ले आए और काफिले इस तरह से चले। मैं ये सच बोलना चाहता हूँ, लोगों में इतना जोश था कि ऐसा लग रहा था कि अब ये दिल्ली से जाके दिल्ली से टक्कर मारेंगे दिल्ली में जाके, और हुआ भी ऐसा। रास्ते में बहुत जगह रोकने की कोशिश की गई, वाटर कैनन चलाए गए, टीयर गैस छोड़ी गई, लेकिन पंजाब के उन लोगों ने और एक हद तक कुछ हरियाणा के लोगों ने मिलकर वो पूरी चीज को रिस्क करते हुए वो सिंगू और टिकरी बॉर्डर के ऊपर आके बैठ के और वहां फैसला किया, वहां बैठ के मीटिंग करके फैसला किया कि हम दिल्ली के अंदर नहीं जाएंगे। उस दिन दिल्ली के अंदर आने के लिए होम मिनिस्ट्री ने कहा भी कि अंदर आ जाओ, आपको ये जगह दे देंगे, लेकिन किसान संगठनों ने डिसाइड किया कि हम दिल्ली के बाहर ही बैठेंगे। हमने ऐलान किया था कि दिल्ली डेरा डालेंगे, उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, और फिर बॉर्डर के ऊपर किसान बैठ के, और वहां से शुरू हुआ ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति, राष्ट्रीय किसान महासंघ की यूनिटी जो हुई थी, उनके द्वारा पूरे देश के किसान संगठनों को सिंगू बॉर्डर के ऊपर बिठाना, मीटिंग करना, और संयुक्त किसान मोर्चे का बकायदा एक ऑफिस टाइप हॉल लेके उस संयुक्त किसान मोर्चे को इन मुद्दों के ऊपर इकट्ठा करना। तो ये जैसे जैसे दिन बीतते गए, केंद्र सरकार मीटिंग आफ्टर मीटिंग करती रही, हर बार मीटिंग फेल होती रही, और जनवरी आते आते हमारा जो केंद्र सरकार का हमारा बातचीत का रिश्ता था वो खत्म हो गया। 26 जनवरी को जो हुआ आप सब जानते हो, उसके एक न्यूज डाइविंग हुई, आंदोलन नीचे को आया, लेकिन आंदोलन को उस दिन जिस तरह से पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों ने बैठकर तय किया कि हमें अब टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर के ऊपर जो फीलिंग्स है लोगों की, हमने तिरंगा लेकर वहां बड़े बड़े मार्च निकाले, और हरियाणा के लोगों ने, महिलाओं ने, हरियाणा के नौजवानों ने जो कुछ हद तक जाने शुरू हो गए थे वो वापस आने शुरू हो गए। और रात को गाजीपुर बॉर्डर में जिस तरह से पुलिस ने, प्रशासन ने और पॉलिटिकल लोगों ने जलील करने की कोशिश की गाजीपुर बॉर्डर में भारतीय किसान यूनियन को और उसके नेता, उस समय युद्धवीर जी भी वहां थे, बहुत सारे पंजाबी लोग जो उस समय गाजीपुर बॉर्डर पे थे, उनकी मॉरल सपोर्ट थी बहुत ज्यादा, वो तैयार बैठे थे हर मुकाबला करने के लिए। और उस रात उस पूरी मॉरल सपोर्ट के साथ, अपनी लीडरशिप के साथ जैसे इमोशनल हुए राकेश टिकैत जी, और उस रात मैं जानता हूँ पंजाब में बहुत जगह मैंने सुना, परिवारों से सुना कि उस रात पूरी रात लोग सोए नहीं, और जैसे ही हमारे मोर्चे को तोड़ने की, उजाड़ने की कोशिश कर रही थी पुलिस, तो मैंने सुना है हंड्रेड्स लोगों से कि किस तरह से परिवारों में लोग रोए, बच्चे रोए जो पढ़ते थे स्कूलों में, कॉलेजों में, और ये इमोशनल वातावरण इस तरह का था कि लोगों ने उस सीन को भी याद रखा। और उसी रात जो यूपी और हरियाणा से लोग चलने शुरू हुए बॉर्डर की तरफ, और फिर जो आंदोलन था उसने एक तेजी पकड़नी शुरू की, और आंदोलन जो था वो फिर लहराने लगा। गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और शाहजहांपुर बॉर्डर, ढाका बॉर्डर, सब जगह में लोग जो थे बड़े पैमाने पर आ गए वापस। आंदोलन 26 जनवरी के बाद, 3 दिन के बाद, 29 के बाद फिर आंदोलन जो था बड़ी ताकत के साथ सामने आया। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जो शुरू में पंजाब और हरियाणा के लोगों का, संगठनों का योगदान था,
ये 26 जनवरी से पहले ही, जब संयुक्त किसान मोर्चा कंसेंसस से फैसले करने लगा, जब पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा का रिकॉग्निशन एस्टैब्लिश हो गई, जैसे ही पूरे देश में ये आंदोलन जो है पंजाब, हरियाणा और पूरे देश के लोगों का हो गया, और उसी के साथ मुझे आज लगता है कि उसके साथ संयुक्त किसान मोर्चे की नेतृत्व को ऑल इंडिया लेवल में उस तरह के एफर्ट्स करने भी चाहिए थे कि आंदोलन देशव्यापी हो जाता। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो काम है हमने थोड़ा लेट शुरू किया है। 9 महीने बीत जाने के बाद हमने तय किया है कि संयुक्त किसान मोर्चे को, नेटवर्क को पूरे देश में बनाएंगे। हर प्रांत में संयुक्त किसान मोर्चा होगा, और इसके साथ ही इस जो तय किया हमने, पहले बंगाल गए, उससे पहले हमने एक पंजाब मॉडल ऑफ स्ट्रगल, जिसके 3 कंपोनेंट थे। बीजेपी को बाइकआउट करना, टोल प्लाजा जो टैक्स के रूप में हर सिटीजन को टैक्स देना पड़ रहा था, उसको फ्री कर देना, और साथ साथ कॉर्पोरेट मॉडल ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको चैलेंज करते हुए अंबानी और अडानी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बाइकआउट का कॉल देना। ये जो 3 कंपोनेंट का पंजाब मॉडल लॉन्च हुआ था, उसको हमने हरियाणा में इम्प्लीमेंट किया। और इसके बाद 2 महीने पहले, 2 से ज्यादा हो गए विषय, हमने लीडरशिप में यूपी मिशन के रूप में, उत्तराखंड मिशन के रूप में स्लोगन देते हुए ये 3 कंपोनेंट ऑफ पंजाब मॉडल ऑफ स्ट्रगल का इंप्लीमेंट करने का कॉल दिया, जिसका आह्वान 5 सितंबर को यानी परसों से मुजफ्फरनगर के रैली में एक बड़ी गैदरिंग में किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही यूपी में ऑलरेडी कई दर्जनों जो किसान संगठन है वो मंच के ऊपर आ चुके हैं। ऑलरेडी टोल प्लाजा के ऊपर लोग बैठे हैं। ऑलरेडी बीजेपी के जो नेतृत्व है उसके बाइकआउट के एक्शन जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन जो दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर अभी सुना जाता है, सोचा जाता है, कहा जाता है, ये आंदोलन का स्वरूप जो है ये देशव्यापी आंदोलन के रूप में ये आग जो है ये फैलेगी पूरे देश में। यूपी उत्तराखंड में ये जल्दी ही और आगे बढ़ेगी, और यूपी उत्तराखंड से होते हुए यूपी उत्तराखंड के लोगों से, यूपी के लोगों से, टिकैत साहब के नेतृत्व में महेंद्र सिंह टिकैत की धरती से यूपी, यहाँ जहां से बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, उस आंदोलन को आगे पूरे देश में जब फैल जाएगा। एंड फाइनली मैं जो योगेंद्र जी ने कंसेप्ट रखा है, मैं जब किसान आंदोलन में काम करना शुरू किया आज से 8-9 साल पहले, तो मैं यही सोचकर किया था कि किसानों की जमात जो है, ये जमात अगर एकजुट हो जाए, इसके अलग अलग जो सेक्शन है वो एकजुट हो जाए, इसके अलग अलग जो देश में बटी हुई जो किसान है उनको एक साथ लाया जाए, एक किसान आंदोलन बड़ा हो सकता है। और ये जब हम दिल्ली का आंदोलन तय किए थे तब भी मैं शेयर करता था अपने साथियों से कि मैं चाहता हूं कि हम एक दिन पूरे हमने देश के किसानों को इस तरह संगठित कर पाए कि वो किसान एक शक्ति के रूप में, ताकत के रूप में जो बन सकती है, एक दिन दिल्ली की सरकार को चैलेंज करें, और चैलेंज करके किसानों जो कॉर्पोरेट मॉडल बिल्डअप करने की कोशिश में थी सरकार, कांग्रेस के समय भी आज भी, एग्रीकल्चर में सुइसाइड्स को रोकने के लिए, एग्रीकल्चर एग्रेरियन क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए और किसानों की मुक्ति के लिए, किसानों को उसका रोल, जो रोल योगेंद्र जी ने जिस तरह से कंसेप्चुअली समझाया कि ये इनका रोल देश को बचाने का, डेमोक्रेसी को बचाने का और देश के सेक्युलरिज्म को बचाने का
एक रोल बन चुका है। और मुझे ये लगता है कि देश के किसान आंदोलन में जो किसान लगे हुए हैं, उनको जो अगर देश की पूरी जनता का सहयोग मिलता है, जो ट्रेड यूनियंस ने लंबे समय से सहयोग दिया भी है और आने वाले दिनों में वो आएगा भी, और जैसे ही किसान और मजदूर मिलके एक सिंक्रोनाइज्ड एक्टिविटी में इस देश में जाएंगे, तो देश में एक बड़ा आंदोलन, जो आंदोलन कभी अंग्रेजों को भगाने के लिए हुआ था, हमने 9 अगस्त को संसद में जो पार्लियामेंट हमने लगाई थी, वह क्विट इंडिया मूवमेंट वाले दिन एक स्लोगन दिया था, मोदी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह गद्दी छोड़ो, कारपोरेट कारपोरेट खेती छोड़ो। इसको हमने, इस नारे को पूरे देश में और प्रचलित करना है, और इस प्रचलित करते नारे को कॉर्पोरेट मॉडल ऑफ गवर्नमेंट जो है, इसको चैलेंज करना है, जिस मॉडल के ऊपर केवल ऑर्गेनाइजेशन, पूंजी का जो वर्चस्व है, उसके द्वारा ही जो राज करने की या मॉडल डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, उसको चैलेंज करते हुए हम प्रो पीपल मॉडल एक नए नैरेटिव के साथ आगे लेके जा सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि ये आंदोलन अपनी यूनिटी, अपनी कंसेंसुअल अप्रोच के जरिए और अपनी कोई हिंसक नहीं, शांतमय तरीके से आंदोलन करते हुए आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। और मैं पूरा आशावादी हूँ चीज के लिए, ये और आगे बढ़ेगा। जब तक मोदी जी का हाथ कायम है, तब तक ये आंदोलन और व्यापक और तीव्र होने की वो एक तरह की प्री कंडीशन है। गवर्नमेंट जब तक अनडेमोक्रेटिक है, तो डेमोक्रेटिक लड़ाई को आगे बढ़ना जरूरी है। और ये हमारी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हमारे देश का जो पूरा एक फैब्रिक है, सर्कुलर फैब्रिक है, उसको बचाने के लिए जरूरी है। इतना कहते हुए मैं भी अपनी तरफ से आप सब लोगों को निमंत्रण देता हूँ कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर आइए, और मुझे लगता है कि देश के इतिहास की उस रैली में शामिल हुई, जो अपने आप में इस ऐतिहासिक आंदोलन में एक ऐतिहासिक किसान महापंचायत होगी। आपका बहुत 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 शुक्रिया सर आपका। निश्चित रूप से आपके और योगेंद्र यादव जी के माध्यम से आज बहुत ही विस्तार से हमें किसान के जानने का समझने का मौका मिला। हालांकि समय समय पर बहुत ही दमनकारी नीतियां, दमनकारी चीजें आप लोग के ऊपर अपनाई गई, जैसे कीलों को लगा देना या लाठी चार्ज कर देना, लेकिन इसके बावजूद जिस जज्बे के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, आपके जज्बे को सलाम है। इसके बाद मैं ये चाहूंगा कि जो भी आपके सवाल या कमेंट्स हों, तो योगेंद्र जी से और दर्शन पाल सर से आप अपने सवाल कर सकते हैं चैट बॉक्स में। पानी पे चाबी मेरी मीटिंग चाबी पानी सेव कर दो। कोई पूछ रहे हैं क्या सवाल के फोकस? मैं समझता हूँ चैट बॉक्स के अलावा अगर कोई सीधा भी पूछना चाहे तो पूछ ले। जी, अगर कोई अपने सवाल सीधे भी पूछ सकते हैं, हाथ उठा करके, तो वो पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स से कर पाएंगे थोड़ा तुम बताते जाओ, शाबाश देख करके कुछ मिले तो, या अपना वो तुम ऑन कर लो, अनम्यूट करके बताओ। योगेंद्र जी जी हम साझी दुनिया से शाबिज हैं जी। ये फेसबुक पे लाइव भी चल रहा था, तो वहां से एक सवाल है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। एक रमा शंकर यादव जी हैं, तो वो पूछ रहे हैं, सर कब कुछ हासिल होगा इस धैर्य से, कहीं पीढ़ियां ना गुजर जाएं तो लोग संघर्ष को मूर्खता समझने लगी हैं। तो आप इनको कुछ आप बताएं। रमाशंकर जी, मैंने अपनी बात में कहा, शायद आप न सुन पाए हों उस समय, कि कुछ हासिल होने वाली स्टेज से तो बहुत आगे आंदोलन आ चुका है।
बहुत कुछ ऐसा हासिल हो चुका है जो कि किसान के लिए स्थायी पूंजी बन गया है। मैंने 3 चीज़ों की बात की, किसान की का आत्मसम्मान, किसानों की एकता और किसान की राजनीतिक शक्ति। क्योंकि कुछ भी हासिल करने से पहले आपको अपना आत्मसम्मान हासिल करना होता है। जिस वर्ग को आप इकट्ठा करें, उस वर्ग की एकता स्थापित करनी पड़ती है और उसको एक अपनी ताकत का एहसास हो। ये मैं समझता हूँ 3 बहुत, अभी हो सकता है बातों में अमूर्त लग रहा हो, ऐसा लगता है अरे साहब ये क्या बात हुई। लेकिन सच बताऊँ, दुनिया का कोई भी आंदोलन इन्हीं औजारों से लड़ा जाता है, तो ये हासिल हुआ है। रही बात 3 कानूनों वाली, मुझे देखिए सच बात ये है कि जब भी सरकार के कुछ लोगों से या सरकार के नज़दीक लोगों से कभी-कभार अनौपचारिक बात होती है, तो वो हाथ जोड़ के कहते हैं भैया तुम भी जानते हो कि ये कानून खत्म हो गए हैं। तुम भी जानते हो कि हम सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेके बैठे हैं और तुम भी जानते हो कि ये कानून तो लागू होंगे नहीं, तो तुम हमारा पिंड अब छोड़ दो ना। हकीकत ये, और वो कहते हैं कि और ये बात तो अमित शाह ने लगभग इन्हीं शब्दों में किसानों के प्रतिनिधि मंडल को कही। क्योंकि वो सार्वजनिक बातचीत थी इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि देखिए आप कुछ भी संशोधन इन तीनों कानूनों में करवा लीजिए, चाहे ऐसे संशोधन करवा लीजिए जिससे ये कानून लगभग रद्द हो जाए, पर बस रद्द मत करवाइए हमसे। तो अब जो बचा है वो केवल मूंछ का सवाल बचा है। बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है देखिए प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा का सवाल है, अब आप इसको ना रद्द मत करवाइए और मतलब उसका एक जिसे कहते हैं लिफाफा बचा रहे, अंदर मजमून जो मर्जी आप बदलवा लीजिए, लिफाफे को मत आप जलाइए, बस सिर्फ इतना सरकार अब कह रही है। तो हकीकत ये है कि किसान उस मायने में बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं। हकीकत ये भी है कि आप देखिए ऑपोजिशन की भाषा बदल रही है। शुरू में कांग्रेस कुछ किंतु परंतु करती दिखाई देती थी, फिर उन्होंने कहा जिस तरीके से पास हुआ वो गलत है। अब पिछले कुछ समय से कांग्रेस ने भी बिल्कुल वही भाषा अपना ली है जो कि किसान आंदोलन की है, काले कानून है, रद्द होने चाहिए। तो कांग्रेस ही नहीं, तमाम ऑपोजिशन ने पिछले कई महीनों से भाषा बदली। ये सब छोटे गेन्स नहीं है, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनसे दीर्घकालिक फायदा होगा। अब ये बात जरूर है कि लोग केवल दीर्घकालिक चीज नहीं देखते, लोग अल्पकालिक भी देखते हैं। लोग ये भी देखना चाहते हैं कि जिस मांग को लेके हम चले थे वो हमारे हाथ में आई या नहीं। जैसे मैंने कहा मृत्यु तो हो गई लेकिन डेथ सर्टिफिकेट का भी इंतजार है। अ, मेरा ऐसा मान्यता है और आपके माध्यम से मैं अनुरोध भी करना चाहूँगा कि जितना धीरज हम रख सकें, धीरज रखना कठिन काम होता है, परेशानी भी होती है। इस बीच हमारे 600 किसान शहीद हो चुके हैं, तो ये बोझ कोई हल्का बोझ नहीं है। लेकिन ऐसे लंबे आंदोलनों में धीरज, शांति प्रियता और लोकतांत्रिक औजार वही काम आते हैं। उसी से ऐसी जीत हासिल होती है जो पुख्ता जीत हो। यही फिलहाल तो मैं कह सकता हूँ। जी, मेरा मेरा एक सवाल है। क्योंकि हम यूपी से ही हैं और अगले साल यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, और किसानों के साथ इतना कुछ गलत हुआ, बुरा हुआ, आप ही ने अभी बताया कि 600 से ज्यादा किसानों की डेथ हो चुकी है अभी तक। तो आने वाले इलेक्शन में, यूपी के इलेक्शन में, इस आंदोलन का या इस बर्बर व्यवहार का या इस 3 काले कानून का जो किसानों के खिलाफ लाए गए हैं, इसका क्या असर पड़ेगा यहाँ के यूपी चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में? बीजेपी के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? एक ज़माने में मैं चुनाव विश्लेषक का काम किया करता था, लेकिन वो मेरा पूर्व जन्म हो गया, तो उसमें तो मैं अब नहीं जाऊँगा कि क्या असर पड़ेगा। अब मैं समझता हूँ अगर आप ये उत्तर प्रदेश के जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए, उसको ध्यान से देखें और इस बात को नज़र में रखें कि अमूमन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में जो भी रूलिंग पार्टी लखनऊ में होती है, उसका दबदबा रहता है। उसकी रोशनी में आप देखें कि बीजेपी कोई शायद 3000 या 3200 के करीब सीट थी, जिनमें से बीजेपी को कोई 600 मुश्किल से हासिल हो पाई। तो वो अपने आप में कहानी कहता है। बाद में उन्होंने उसकी चेयरमैन ही हथिया ली सब किस्म की गुंडाई और लालच से, वो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ जनता ने वोट देना था वहाँ हमें कुछ असर तो दिखाई दिया इस चीज़ का। लेकिन उससे मैं आश्वस्त नहीं हो जाता कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी को हार होगी, क्योंकि जैसा हम जानते हैं जातीय समीकरण,
क्योंकि बाहर बीजेपी कुछ भी दिखा ले, लखनऊ के और उत्तर प्रदेश के लोग तो जानते हैं कि बीजेपी का असली खेल उत्तर प्रदेश में जातीय राजनीति का खेल है, और उस जातीय राजनीति के पैंतरों में बीजेपी आज की तारीख में भारी है। तो उसकी काट इस आंदोलन से, इस वहाँ के ऑपोजिशन के पास है या नहीं है, वो तो देखना पड़ेगा। इस आंदोलन का असर हुआ है और मुझे लगता है होगा, हालांकि आंदोलन की निगाह केवल चुनाव पर नहीं है। मैं चाहता हूं दर्शन पाल जी, जो कि उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में काफ़ी समय से सोच रहे हैं और उनका एक थीसिस है उत्तर प्रदेश को लेके क्या करना चाहिए, तो वो भी इसमें अपनी तरफ से जरूर रखें किसान आंदोलन की दृष्टि। दर्शन पाल जी। देखिए, जब हम अपनी रणनीति के बारे में सोच रहे थे, तब ये जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जो मिशन की बात आई विचार के रूप में, तो उसी समय हमारे बहुत सारे साथियों को ये चीज एक कंसेप्ट के रूप में अच्छा लगा कि हमें अपनी अभी रणनीति को इस तरह से ओरिएंट करना चाहिए कि वो लोग जो है यूपी के, वो बीजेपी को नफरत करने लगे। इसकी मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे किसान आंदोलन के शुरू में पंजाब की बीजेपी के जो लोग हैं वो इस तरह आइसोलेटेड नहीं थे जितना आज है। आज तो खैर पंजाब में तो और पॉलिटिकल फोर्सेस बहुत ज्यादा आइसोलेटेड में चली गई है। दूसरा ये है कि जैसे हम हरियाणा में एंटर किए, तो हरियाणा में हमें लगता था, हमारे साथी बोलते थे कि देखिए पंजाब में जितना आसान है वो हरियाणा में तो ऑलरेडी रूलिंग पार्टी है ये। लेकिन हरियाणा के किसान साथियों ने जिस तरह से बीजेपी के साथ खेल खेला, जिस तरह से हमारे कॉल्स को इम्प्लीमेंट किया, और ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि बीजेपी एक पूरी तरह बैकफुट पर है आज हरियाणा में भी। हरियाणा में गांव में तो बीजेपी के लोगों को फिजिकली घुसने में डर लगता है, क्योंकि ऑलरेडी लोगों में एक पूरा प्रतिरोध है, लोगों में पूरा उनके खिलाफ रोष है। तो ये माहौल हम यूपी, तो इसके लिए ये जो हमने रणनीति बनाई है, जिसको मैंने पंजाब के मॉडल के रूप में हम और भी कंपोनेंट इसके जोड़ सकते हैं। तो ये आंदोलन में अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें ये मतलब एक हमारा सोचना है ये कितना कामयाब होगा, आगे होगा। लेकिन आंदोलन के टाइम में जब लोग हेलो जी तो सर, आप आवाज आ रही ना? हेलो सर, थोड़ा रुक रुक करके आ रही है आपकी आवाज, कभी कभी रुक जाती है और उसके बाद फिर से आने लगती है सर, आवाज कट रही है सर। अब देखिए, अब आ रही है जी? जी अब हाँ अब आ रही है। बीच में फोन आ गया था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा यूपी मिशन में अगर इसकी एक प्री कंडीशन है कि हमारा संयुक्त किसान मोर्चे की टोटल लीडरशिप को हम डिप्लॉय करते हैं यूपी में, और ऑल इंटेलेक्चुअल्स और रिलीजियस कम्युनिटीज, एंटिटीज, सभी को हम अपील करते हैं किसान आंदोलन में पक्ष में। और उधर ऑल इंडिया लेवल में जो किसान आंदोलन है वो फैलता है, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि यूपी में भी आने वाले दिनों में जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उस पर भी इसका इफेक्ट होगा। इस आंदोलन का अभी हमें उतना दिखाई नहीं देता है, जो आने वाले जनवरी फरवरी दिसंबर तक, बशर्ते फिर कह रहा हूं कि हमारी जो एसकेएम की लीडरशिप है वो इसकी प्लानिंग, इस रणनीति को एक फुल फ्लेज्ड प्रोग्रामेटिक वे से इंप्लीमेंट करे जाके यूपी में। ये नहीं कि हम सोचेंगे केवल बोलने से हो जाएगा।
इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। धन्यवाद। एक सूचना है कि हमारे चैट बॉक्स में एक संदेश आया है कि कैप्टन दिनेश चंद्रा जो रिटायर हैं, लखनऊ में इस वक्त किसान हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि भारतीय किसान यूनियन को लखनऊ में कैसे ज्वाइन किया जा सकता है, उसके क्या प्रोसेस, किसके पास अप्रोच करें उसके लिए, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? योगेंद्र सर आप बता सकते हैं या दर्शन सर? उनके कार्यकर्ता होंगे लखनऊ में, अदरवाइज तो 8 और 9 और 10 तारीख को लखनऊ में संगठनों की एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है, वहां मिल सकते हैं। नहीं फिर लखनऊ में नहीं आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ आप बोलिए, आप जोगिंदर जी आप। नहीं, मैं देखिए, भारतीय किसान यूनियन से शायद उनका आशय जो टिकैत जी वाली भारतीय किसान यूनियन है उससे है, या कि आपका आशय किसान आंदोलन से है। कई बार लोग जब किसान यूनियन कहते हैं उनका मतलब किसान आंदोलन होता है। तो किसान आंदोलन से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मुजफ्फरनगर आ जाइए 5 तारीख को, वहीं से शुरुआत हो सकती है। एक संगठन विशेष से आपको तो उनका लखनऊ में होगा, जैसा आप दर्शन पाल जी कह रहे हैं, 9 और 10 तारीख को लखनऊ में तमाम किसान आंदोलनों की एक समन्वय की बैठक होने का प्रस्ताव है। तो शायद वहां आप उन सबसे मिल पाएंगे। मैं लखनऊ से हूँ और एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ, ग्रुप कैप्टन दिनेश चंद्र। तो मैं किसान आंदोलन से परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने ये गाजीपुर बॉर्डर पर काफी योगदान किया था उधर से, एंड ऑल्सो आई वांट टू ज्वाइन किसान आंदोलन बट इन अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल वे। तो किसी यूनियन को ज्वाइन करेंगे क्योंकि मैं बेसिकली किसान हूँ, तो अगर जो यूनियन के थ्रू ज्वाइन करता हूँ तो आई थिंक इट विल बी एप्रोप्रिएट फॉर मी टू ज्वाइन किसान आंदोलन। कैप्टन साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए अभी तक क्या है, संयुक्त किसान मोर्चा अपने आप में कोई संगठन नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जिसपे तमाम संगठन आके जुड़ के इस आंदोलन को ज्वाइन कर रहे हैं। तो उसकी जो ऑर्गेनाइजेशनल एंटिटी है वो अलग अलग संगठन है। आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा इसे। लेकिन अब जो दर्शन पाल जी बता रहे हैं कि अब हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जहां संयुक्त किसान मोर्चा को भी हम एक ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म दें, क्योंकि इतना बड़ा अब इस देश में नाम हुआ है, जितनी स्ट्रेंथ आई है, तो उस दिशा में। लेकिन आज की तारीख में आप सही कह रहे हैं, आप जुड़ना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका किसी एक संगठन के जरिए होगा। लेकिन मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं, अगले कुछ महीने देश भर के किसान आंदोलन का सेंटर उत्तर प्रदेश रहने वाला है। तमाम जो दर्शनपाल जी कह रहे थे, तमाम संगठनों के तमाम नेता उत्तर प्रदेश में आके डेरा डाल के वहां काम करेंगे। और ये जो मिशन उत्तर प्रदेश है इस समय वो सबसे बड़ी चीज बनने वाला है। तो आप इस मिशन उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह से सहयोग कर लीजिए, और करते हुए आप कभी भी तय कर सकते हैं कौन सा एक संगठन आपको अच्छा है लगेगा, या संयुक्त किसान मोर्चा की कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में आप समय लगाना चाहते हैं। क्योंकि इस मिशन उत्तर प्रदेश को चलाने के लिए हमें तमाम संगठनों के साथ चाहिए, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे लोग हों जो कि केवल और केवल किसी एक संगठन के प्रति नहीं, केवल इस मिशन उत्तर प्रदेश को सफल करने के लिए डिवोटेड हों, उसका भी उपयोग है। और ये बात मैं कैप्टन साहब सिर्फ आपको ही नहीं, तमाम साथियों से अनुरोध मैं कर रहा हूँ कि इस मिशन उत्तर प्रदेश के लिए एक सेक्रेटेरिएट बनना होगा। इस मिशन उत्तर प्रदेश के लिए तमाम वॉलंटियर जुड़ने होंगे जो संगठनों के साथी हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जो संगठन से बाहर भी हैं वो भी इसमें योगदान कर सकते हैं। जैसे हरियाणा में जितने भी टोल प्लाजा वाले मोर्चा चल रहे हैं उनमें से कई जगह ऐसी हैं जो कोई संगठन का व्यक्ति नहीं है। वहां के स्थानीय लोगों ने तय किया है कि हम कोई संगठन से नहीं करेंगे, हम अपनी व्यक्तिगत हैसियत से आके इसका योगदान करेंगे। तो आंदोलन में उत्तर प्रदेश में इसकी भी गुंजाइश है। हेलो, थैंक यू सर। हेलो, कौन है सर? आप बात पूछ सकते हैं। मैं लाल बहादुर सिंह बोल रहा हूँ। जी सर। हेलो, जी सर। हाँ, मैं एक छोटी सी बात मुझे कहनी थी। सबसे पहले तो मैं आदरणीय दर्शन पाल जी और योगेंद्र भाई को सलाम करता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि इस देश को
एक बहुत बड़ी उम्मीद उन लोगों के नेतृत्व में जो आंदोलन खड़ा हुआ है उसने दिया है। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सफल हों, क्योंकि आपके सफल होने में ही इस देश की सफलता, इस देश की जनता की सफलता की सारी संभावनाएं इस समय हम लोग देखते हैं। बस एक सुझाव ये था कि खास तौर से ये जो मध्य उत्तर प्रदेश का और पूर्वांचल का जो इलाका है, ये आप लोग बेहतर समझते हैं इस बात को, किसान आंदोलन को गहराई से आप लोग नेतृत्व कर रहे हैं, कि इसकी कुछ अपनी इस तरह की विशिष्टताएं हैं। इसके आर्थिक संरचना की भी, भूमि संरचना की भी, आंदोलनों का भी एक अपना जो इतिहास है। तमाम कारणों से यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान के उन इलाकों की तरह से आंदोलन नहीं खड़ा हो सका है, पहले भी नहीं हो सका है और आज के दौर में भी इसका भी वो असर नहीं हो पाया है। बहुत तरह के संगठन हैं, छोटे छोटे संगठन हैं, छोटे छोटे नेता हैं स्थानीय स्तर के। तो एक तो निवेदन आप लोगों से ये था कि जैसा कि आप कह ही रहे हैं इस बात को, आप उसको करेंगे ही। मैं भी बहुत तल्खी से इस बात को महसूस कर रहा था कि जो आपका मिशन यूपी है, और जाहिरा तौर पर वो सबसे बड़ी चुनौती है किसान आंदोलन के लिए भी और सारी लोकतांत्रिक ताकतों के लिए भी, 2022 का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का। तो ये जो अगले 6 महीने का समय है, इसमें खास तौर से ये जो मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल का इलाका है, इसमें कैसे एक बड़ी लहर किसान आंदोलन की और लोकतांत्रिक आंदोलन की खड़ी हो जो मिशन यूपी को कामयाब बनाए, इसके लिए आपका जो केंद्रीय नेतृत्व है, जिसकी एक मॉरल अथॉरिटी भी एक तरह से पिछले 9 महीने में पूरे देश में इस्टेब्लिश हो गई है सब लोगों के ऊपर, उसको यहाँ पर सीधे थोड़ा हस्तक्षेप करना होगा। शुरू में कम से कम कमान अपने हाथ में लेना होगा और चीजें जब एक ट्रैक पर आ जाएंगी, यहाँ चीजें आगे बढ़ने लगेंगी, तब फिर एक दूसरे रोल में आप लोग जा सकते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में यहाँ इतना बिखराव है किसान नेताओं में, किसान आंदोलन में, और कोई उस तरह का किसान आंदोलन या संगठन रहा भी नहीं यहाँ पर, कि शुरू में आप लोगों को कमान अपने हाथ में लेकर के सीधे हस्तक्षेप करके केंद्रीय नेतृत्व को यहाँ पर एक इसका क्या स्वरूप होगा, क्या उसके सवाल होंगे, क्या मुद्दे होंगे, लड़ाई कैसे यहाँ पर आगे बढ़ेगी, इस पर आप लोगों को थोड़ा सा फिजिकली भी ध्यान दे करके इसको करना पड़ेगा। दूसरा मेरा सुझाव ये था कि जो बेरोजगारी का सवाल इस समय योगी जी का सबसे बड़ा, देखिए जो प्रोपेगेंडा है, वो 2 ही सवाल हैं उनके। एक, वो सुरक्षा की बात कर रहे हैं कि हमने सुरक्षा दे दिया उत्तर प्रदेश को। सुरक्षा के माध्यम से बेसिकली जो पुलिस स्टेट बनाया है उन्होंने, उसकी वो तारीफ करना चाहते हैं। जो सेलेक्टिव मुस्लिम कम्युनिटी के जो मसल मैन हैं, उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाइयां किया है, उसके आधार पर ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। जो गरीब परिवार के बच्चों का उन्होंने पुलिस इनकाउंटर करवाया है सुरक्षा के नाम पर, उसको लोगों के दिमाग में ले आना चाहते हैं। दूसरा उनका है रोजगार के सवाल पर, कह रहे हैं कि हमने इतना रोजगार दे दिया, इतना रोजगार दे दिया कि न अतीत में कभी यूपी में हुआ, न देश में कहीं और पर हुआ। और रोज विज्ञापन का रुपया खर्च करके सारे चैनल्स में, मीडिया में सब रोजगार रोजगार रोजगार, योगी ने सब पाठ दिया, सब चल रहा है। जमीनी सच्चाई ठीक उल्टी है। कोई न नई नौकरी मिली है, न नया रोजगार मिला है, उल्टे रोजगार चला गया है। इलाहाबाद जैसे जो सेंटर्स हैं प्रतियोगी छात्रों के, लड़के वहां सुसाइड कर रहे हैं हर हफ्ते, हर महीने, और लड़के सड़कों पर उतरे हुए हैं लगातार। अभी कल ही लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स अरेस्ट हुए, इलाहाबाद में प्रोटेस्ट हुआ, फैजाबाद में प्रोटेस्ट हुआ, कई जिलों में पुलिस से झड़पें हुई, आज भी हुई हैं। तो ये जो छात्र युवा आंदोलन है, ये एक बड़ी संभावना है। इसको भी किसान आंदोलन के साथ, बेसिकली किसान परिवारों के ही बच्चे हैं और उनकी गहरी सहानुभूति है किसान आंदोलन के साथ, तो इसको भी सचेत ढंग से कैसे किसान आंदोलन के साथ जोड़ा जाए। और जो अतीत में नहीं हो सका, 70 और 80 के दशक में, 70 में छात्र आंदोलन तो हुआ लेकिन किसान आंदोलन उसके साथ नहीं हुआ। 80 में किसान आंदोलन तो हुआ लेकिन छात्र आंदोलन उसके साथ नहीं हुआ। आज ये एक विराट संभावना पैदा हुई है
जब मूड ऑफ द नेशन सर्वे में इंडिया टुडे के 81% लोग कहते हैं कि बेरोजगारी गंभीर समस्या हो गई, तो ये एक वास्तविक संभावना उत्तर प्रदेश में बन गई है कि किसान और छात्र युवा आंदोलन को एकताबद्ध किया जा सके। और ये मिशन जो आपका यूपी है, इसको एकॉम्प्लिश करने में इसका एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस पर और सचेत ढंग से हम सब लोग मिलकर के प्रयास कर पाएंगे। धन्यवाद। शुक्रिया लाल बहादुर जी। मैं आपकी बात सुन पाया, लेकिन भाई साहब मैं देख नहीं पा रहा था आपको, मेरी तरफ से। हाँ, वीडियो बंद किया। अच्छा। जोगिंदर भाई वीडियो बंद है। मैं आपका चेहरा ढूंढ रहा था, मिल नहीं रहा था मुझे। आपकी बात में सुझाव भी है, इशारा भी है, तो इशारे की बात को मैं इशारे में ही रहने दूंगा, और अभी वीडियो खत्म होने के बाद मैं और दर्शनपाल जी उस पर बात करेंगे। मैं सिर्फ इशारे की बात को इशारे में ही कह सकता हूँ कि उसके बारे में बहुत सजग हैं हम लोग, और दिन रात में कम से कम दर्शनपाल जी के बारे में तो कह सकता हूँ वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि उस पर कुछ किया जा सके, और किस तरह से एक सांगठनिक एकता खड़ी की जा सके। हमेशा आप देखते हैं, आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं, इतिहास में जब भी बहुत बड़ी चुनौती होती है, अमूमन ऐसा पाया जाता है कि उस चुनौती का में जो प्रतिरोध की शक्तियां होती हैं वो बिखरी हुई पाई जाती है। और उत्तर भारत के हिंदी पट्टी के तमाम राज्यों के साथ तो ये पहली बार नहीं है, बार बार इस तरह की त्रासदी हुई। तो उसे लेके बहुत सजग हैं, सचेत हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सफल हैं, लेकिन सजग हैं, सचेत हैं। फिलहाल इतना ही कह के मैं बात को वहाँ रोकूंगा। जो बेरोजगारी वाला सवाल आपने बताया, देखिए, सुरक्षा के सवाल पर योगी सरकार अपने कुतर्कों और झूठे प्रोपेगेंडा में किसी तरह से कुछ हद तक सफल हो सकती है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके मन में पहले से हिंदू मुसलमान का जहर घुसा हुआ है। लेकिन जहां तक बेरोजगारी की बात है, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा मजाक होगा अगर योगी सरकार ये कह सके कि उसने रोजगार दिया है। इससे बड़ा मतलब मजाक इस देश और समाज के साथ हो नहीं सकता। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इन दो शक्तियों को नजदीक आने की जरूरत है। इसके बारे में हमें कोई संदेह नहीं है, बस इसका एक कोई सांगठनिक तरीका, इसका एक कोई रास्ता निकाला जा सके। तो मैं ये भी कहूँगा कि जब 9 और 10 को दर्शनपाल जी लखनऊ में रहेंगे, तो दर्शनपाल जी, लाल बहादुर जी जैसे साथी आज से नहीं, दशकों से उत्तर प्रदेश में जो प्रगतिशील शक्तियां हैं उनको एक दिशा दिखाते रहे हैं। तो आपके साथ एक बैठक करके, क्योंकि कई बातें हैं जो यहाँ शायद नहीं की जा सकती, तो वो बैठक करके इस पे चर्चा की जाए। लेकिन बहुत अच्छा रहा आपके सुझाव दोनों आ गए। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शनपाल जी, आपको जोड़ना चाहें तो जोड़ दीजिए। ठीक है, हो गया, काफी ठीक। तो आखिरी सवाल ले लें अब। हाँ, एक सवाल सर और है। दिग्विजय सिंह जी पूछ रहे हैं कि क्या मार्क्सवाद और लेनिनवाद के अनुसार आधुनिक इंडस्ट्रियल वर्कर्स को किसान आंदोलन से जोड़ा जा सकता है या जोड़ा जाना चाहिए? इसका वैसे दर्शनपाल जी कहीं ज्यादा मार्क्सवादी आंदोलन से नहीं, आप दीजिए, मैं नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ अब थोड़ा सा सहज स्वाभाविक तरीके से बातचीत करनी चाहिए। देखिए, मार्क्स ने कभी नहीं कहा कि किसान और मजदूर को जोड़ा जा सकता है। मार्क्स की अवधारणा थी कि प्रोलेटेरिएट का एक हिस्टोरिक रोल है, और मार्क्स नहीं समझते थे कि किसान का ऐसा कोई हिस्टोरिक रोल है। ये बिल्कुल साफ बात है। हालांकि अपने जीवन के अंत में मार्क्स ने जो रूस के बारे में लिखा, उनके बिल्कुल अंत में रशियन रेवोल्यूशन की संभावना पे जो उनके रिफ्लेक्ट थे, उसमें उनकी पेजेंट्री के बारे में कुछ अवधारणा बदलती हुई दिखाई देती है। लेकिन अगर आप उससे पहले के मार्क्स की राइटिंग्स को देखें, तो मार्क्स एक क्रांति में पेजेंट्री की भूमिका को खारिज करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें मार्क्स की उन अवधारणाओं से बंधा रहने की जरूरत है। मेरी अपनी समझ है कि मार्क्स से यदि कुछ सीखना है, मार्क्स या किसी भी बड़े चिंतक से सीखना है, तो उनके शब्दों से नहीं, उनके अपने समय के विश्लेषण से नहीं,
उनका जो मेथड है, उनकी जो अप्रोच है, इतिहास को देखने का उनका जो नजरिया है, उससे हमें सीखना चाहिए। मैं सच कहूँ तो मार्क्स की जो प्रेफेस टू द इंट्रोडक्शन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में उन्होंने जो लिखा है, उससे सीखता हूँ। और उन्होंने जो 18th ब्रूमेर ऑफ लुई बोनापार्ट में कहा, मार्क्स ने जब भी इतिहास की कॉन्क्रीट चीज का विश्लेषण किया, मार्क्स ने कभी उसको ठस और ऑर्थोडॉक्स तरीके से नहीं किया। मार्क्स ने स्वयं अपनी जो एक लार्जर हिस्टोरिकल धारणाएं थी, उनको बहुत ही बारीक तरीके से इस्तेमाल किया एक स्पेसिफिक कंडीशन को एनालाइज करते हुए। इसलिए मुझे लगता है कि 19वीं सदी के मध्य में, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोप के लिए दी गई मार्क्स की अवधारणाओं को 21वीं सदी के पहले दशक में लागू करते समय हमें लकीर का फकीर होने की बजाय, उनके शब्दों को पीटने की बजाय, उनकी उस समझ और थ्योरी की जो अप्रोच है उसे देखना चाहिए। और उस अप्रोच को अगर मैं देखूं तो आज के भारत के लिए, मैं किस बात को, मार्क्स को जब मैंने कोट किया तो मैंने किस बात को, मैंने इस विचार को कोट किया कि इतिहास आगे बढ़ता है तो उस वक्त कोई एक वर्ग होता है जिसके हित इतिहास के आगे बढ़ने से जुड़ जाते हैं। देयर इज ए अलाइनमेंट ऑफ सर्टेन क्लास इंटरेस्ट विद द मूवमेंट ऑफ हिस्ट्री। और मैंने ये सुझाव दिया, ये कोई बड़ी स्थापना नहीं है, एक सुझाव है कि शायद आज के भारत के संदर्भ में किसान वो वर्ग है। ये जरूर बेहतर हो, क्या मजदूर इसमें जुड़ सकता है? बिल्कुल मुझे लगता है, और खासतौर पे असंगठित वर्ग का मजदूर काफी हद तक जुड़ सकता है। ये बात सच है कि देश की ट्रेड यूनियंस ने अपनी तरफ से एक तरफा तरीके से इस किसान आंदोलन का समर्थन किया है, और आज की तारीख में ट्रेड यूनियन और मजदूर वर्ग जुड़ने को तैयार है। और हमें आज देश में ऐसी एक व्यापक एकता बनाने की जरूरत है जिसमें किसान हो, जिसमें मजदूर हो, संभव हो तो असंगठित वर्ग के मजदूर हो, जिसमें बेरोजगार युवा हो, और जिसमें दलित आदिवासी हो। वो करना आज की हमारी ऐतिहासिक जरूरत है। और मुझे लगता है कार्ल मार्क्स यदि आज के हिंदुस्तान में जीते तो शायद वो भारत के बारे में कुछ ऐसा ही कहते हैं। यही कार्ल मार्क्स से सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। आपके इन्हीं विचारों के साथ ही आज की हम इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं अपने दोनों वक्ताओं को, योगेंद्र यादव जी को और दर्शन पाल जी को, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ हमसे जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबको अपना समय देने के लिए मैं साझी दुनिया की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और बहुत कुछ जानने को, समझने को और सीखने को मिला, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। थैंक यू। बहुत बहुत